जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस को अगर आपको टारगेट करना है तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके और फिर मेंस की तैयारी पे जाना सही नहीं रहता है और टाइम भी कम बचता है। तो अभी अपने पास जितने भी दिन हैं, 2 महीने से थोड़े से ज़्यादा के टाइम बचे हुए हैं। तो अभी अगले 1.5 महीने तक आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स की पढ़ाई आप करिए, लेकिन जहाँ भी हो सके आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे मेंस के लिए ज़रूर पढ़ाई करिए। तो हम लोग GS2, GS3 और यूपी पेपर 5 और 6 में कम से कम GS2 और GS3 में ये कोशिश करेंगे जानने का कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं, ताकि जब आप प्रीलिम्स अच्छा करें तो उसके बाद जो 4.5 महीने 4 महीने का आपके पास टाइम होगा तो कम से कम 2 पेपर GS2 और GS3 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख चुके होंगे। 2018 का ये यूपी पीसीएस का सवाल है, इसमें देखिए क्या लिखा है और हम प्रीलिम्स और मेंस कैसे एक साथ पढ़ेंगे इस पर काम करेंगे। जनसत्ता एडिटोरियल के लिए जो लोग कह रहे हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, उस पर भी अब आप लोगों को वीडियो मिलेगा और PDF जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि कहीं भी निबंध आप लिखें जनसत्ता से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। देखिए क्वेश्चन है कि वो स्पेशल पावर्स आप डिस्क्राइब करिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा का, जो कि लोकसभा एंजॉय नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यानी राज्यसभा की उन विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है, तो वो विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। अब ये सवाल है, अब इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा जरूर। 3 पॉइंट इसमें आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा पॉइंट आपके पास है तो उसको लिखिए। बार बार लिखने से वो अनुच्छेद आपके दिमाग में बैठ जाएगा और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। बॉडी आप इंट्रोडक्शन जो है आप वो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम लोग मेन बॉडी पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको याद आना चाहिए अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249। जैसे ही ये आर्टिकल याद आए प्रीलिम्स का रिवीजन करिएगा कि कौन कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संसद जो है वो राज्यों के सूची में यानी कि स्टेट के सब्जेक्ट्स में कानून बना सकता है। अन्यथा नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, स्टेट अपने सब्जेक्ट में कानून बना सकता है, यूनियन लिस्ट में कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 249 ये बोलता है कि राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट को, संसद को राष्ट्र हित में शक्तियां प्रदान कर सकता है कि आप राज्यों की सूची में किसी भी सब्जेक्ट पे, राज्यों की सूची में कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, तो आप कानून बना लीजिए। तो आप समझें इसका मतलब, मान लीजिए कि कोई एक कानून है और किसी भी एक मुद्दे पर पुलिस को लेके बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस तरीके से संसद का मन हुआ कि हमें कानून बनाना है पुलिस को लेके, उनकी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करना है। तो अब डायरेक्ट तो ऐसे कानून बना नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे राज्यसभा के सांसद महोदय लोग हैं वो क्या करेंगे, जितने भी जुट जाएंगे राज्यसभा की कार्रवाई में, मान लीजिए 250 तो टोटल होते हैं, अब 210 सांसद मौजूद हैं राज्यसभा में, तो 2/3 जो सांसद होंगे, 2/3 का मतलब कितना हो गया आपका 140 जो राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि 2/3 सांसद जो मौजूद हैं, जितने भी सांसद मौजूद हैं उसके 2/3 मौजूदा सांसद की वोटिंग होगी। वो बोलेंगे कि हम एक रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं और उस रिजोल्यूशन में हम ये चाहते हैं कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के संसद होता है, वो एक कानून बनाए और उस कानून के तहत वो पुलिस जो है उसको मॉडर्नाइज करे 3 राज्यों में। देखिए इसमें संविधान ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि संसद जो है पूरे देश के ही जितने भी राज्य हैं उनकी सूची में विषय बनाए, उनके सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संसद चाहे तो किसी 2-3 राज्य पे भी बना सकता है, संसद चाहे तो पूरे देश के राज्यों के जितने भी स्टेट लिस्ट में जो भी उनके राज्य की सूची में विषय हैं उन पे एक कानून बना सकता है। तो चाहे आप पूरे देश के लिए बनाइए, राज्यों के लिए, या फिर किसी खास राज्यों के बारे में आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। तो फिर क्या होगा, 2/3 सांसदों ने जब ये रिजोल्यूशन पास कर दिया तो फिर संसद को पावर मिल गई, अब लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बना सकते हैं। तो अब चाहे तो बिहार, कर्नाटका, वो जो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है उनकी पुलिस के ऊपर आप कानून बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कानून बनेगा ये कितने दिनों तक लागू होगा, तो ये 1 साल तक वैध होगा। उसके बाद फिर से राज्यसभा को इसी तरीके से शक्तियाँ प्रदान करनी होगी संसद को, तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर फिर से कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 249 का जिक्र कर दीजिएगा अनुच्छेद 249 में, और ये लाइन लिख दीजिएगा जो कि सीधे सीधे लिखी हुई है आपके
कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा है क्या कि राज्यसभा ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को कि आप कानून बनाइए, लेजिस्लेट करिए विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो आप ऐसे लिख दीजिए, राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। उसी तरीके से दूसरा अनुच्छेद तुरंत याद आना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 यानी कि अनुच्छेद 312। इसके तहत क्या है, आप ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कही गई है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत ये बात बोली गई कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस के तहत क्रिएट हो सकता है, सृजन हो सकता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं आपसे। अब देखिए, रिटर्न यही लिखने का फ़ायदा है, लिखना आप सभी लोगों को है, लिखने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी, प्रीलिम्स में आने दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 67 क्लॉज बी यानी अनुच्छेद 67 ख, ये आपको पता होना चाहिए। इसके तहत क्या है कि अगर आपको उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है उनके पोस्ट से, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। लोकसभा के सांसद अगर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से खुश नहीं है तो वो किसी भी तरह का बिल लाके पारित नहीं कर सकते हैं कि अब हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है उनके पद से। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है कि आप अपने सभापति को हटाने के लिए प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या कोई बहुत वैसे ही तरीका है कि जितने सांसद महोदय लोग राज्यसभा के बैठे उनके 2/3 राज्यसभा के सांसदों की वोटिंग की ज़रूरत होगी? तो ऐसा नहीं है। 250 सांसद हैं, मान लीजिए जितने भी हैं 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी में यानी कि 125 से अधिक सांसद अगर पारित कर देते हैं कि हमें हटाना है उपराष्ट्रपति जी को, तो फिर वो राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी जो मेजॉरिटी है, जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 545 हैं, उनका आधा से आधा करके 1+1 ऐड कर दीजिए, तो उतने सांसद अगर लोकसभा में भी तैयार हो गए कि हाँ ठीक है उपराष्ट्रपति जी को हटाना है, ये रिजोल्यूशन पास करना है, मोशन पास करना है, तो फिर काम बन जाएगा। तो ये 3 आर्टिकल आपको आने चाहिए। कौन कौन से? आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67 क्लॉज बी। ये तो सीधे सीधे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फैक्ट हो गया। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब ये है बिल्कुल प्रीलिम्स का फैक्ट और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो हम बोलते हैं ना काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद, इसे हम राज्यसभा कब से बोलना शुरू किए? तो 23 अगस्त 1954 में जो तब के सभापति जी थे उन्होंने ये शब्द निकाला और ये शब्द था कि अब से हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य परिषद को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राज्यसभा। और ये जो राज्यसभा है दूसरा चैम्बर है, पहले सिर्फ एक ही होता था कानून बनाने के लिए, लोकसभा जैसा एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होता था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाई की है। तो ये जो दूसरा चैम्बर है, ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी 1918 की, आप उसमें देख सकते हैं, यानी दूसरे सदन की उत्पत्ति 1918 की मोंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में देखी जा सकती है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, उसने ये काउंसिल ऑफ स्टेट को दूसरे चैम्बर के रूप में स्थापित किया था लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो सीमित मताधिकार के साथ एक दूसरे सदन की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और ये स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई 1921 में। तो देखिए, ये जो राज्यसभा तो 1954 में हम लोग बोलना शुरू किए। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद था, दूसरा सदन, सेकंड चैम्बर, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बना है। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया है? 1921 में। प्रीलिम्स का फैक्ट है, याद रखिएगा। और तब से लेके जब भी अपने देश आज़ादी तक गवर्नर जनरल जो थे वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ स्टेट के, यानी जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वो इस राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि उनको कुछ अलग से चुनने की ज़रूरत नहीं है। एक्स ऑफिशियो या फिर पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि आपको सिर्फ गवर्नर जनरल बनना है। आप गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है, आप अपने आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य परिषद के चेयरमैन बन गए, आपको अलग से चुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये होता है पदेन अध्यक्ष का मतलब। आप उस पद पर बैठे हैं तो आप अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट
काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्य परिषद के भी अध्यक्ष नियुक्त हो गए। बस, तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इस तरह से जो भी चीज़ें अगले 1-1.5 महीने हम लोग डिस्कस करेंगे GS2 GS3 में, आप लोग रेगुलर फॉलो करिएगा। जनसत्ता का भी संपादकीय अब जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि निबंध जो है, चाहे वो RO के लिए लिखना हो, चाहे नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी उसके ऊपर लिखना हो, चाहे BPSC के लिए लिखना हो, चाहे UPPCS के लिए लिखना हो, चाहे UPSC के लिए लिखना हो, वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए, इवन जो इंग्लिश मीडियम के भी कैंडिडेट्स हैं, मेरा यही सुझाव रहता है कि अगर मेंस में आपको हिंदी में बहुत बढ़िया नंबर लाना है निबंध में, तो कोशिश करिए कि निबंध वाला हिस्सा हिंदी में लिखिए। मेहनत एक्स्ट्रा पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट नंबर उसमें ज़्यादा अच्छा आता है। इंग्लिश में UPPCS में मैक्सिमम बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के नंबर 90, 95 इस तरह जाते जाते कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में लोग 105, 108 तक भी स्कोर करते हैं, 110 तक भी कुछ लोग स्कोर किए हुए हैं। तो 105 आप 10-15 नंबर का मार्जिन अगर एक सब्जेक्ट में ले लेते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। बाकी RO में तो हिंदी निबंध है ही सीधा सीधा। इवन BPSC में भी हिंदी निबंध जिन्होंने हिंदी में लिखा है उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। इस बार भी जब कॉपी चेक होगी, चलिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इस बार भी जब लोगों के मार्क्स आएंगे तो हिंदी में जिन्होंने निबंध लिखा है उनके अच्छे नंबर रहेंगे। तो आपको आइडिया लग गया होगा अब हम लोग किस तरीके से UPPCS की तैयारी करनी है, एकीकृत तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से, इसी तरह से पढ़ना है आपको। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।